आज हम आप अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि लोकसभा हमारे संसद का निम्न सदन है। कैसा है ये? निम्न सदन है। साथ ही साथ इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। पॉपुलर हाउस है एंड लोअर हाउस है ना। आप देखें, और ये सबसे महत्वपूर्ण हाउस भी है, क्योंकि पब्लिक और सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इसी लोकसभा के प्रति है। तो आप देखें कि लोकसभा में वर्तमान में जो इसकी संरचना है कि लोकसभा का निर्माण कैसे होता है, तो संरचना में हम आप देखेंगे कि संविधान में कहा गया है कि अधिकतम लोकसभा में सदस्य संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती है, जिसमें आपका 550 जो है उनका निर्वाचन और 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था कि वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन आप देखें वर्तमान समय में हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या 543 मेंबर्स हैं, और जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है उसको भी हटा दिया गया है। अब हम आप देखें कि इसके अलावा चूंकि ये हमारा पॉपुलर हाउस है, तो ये इसके प्रतिनिधियों को चुना कैसे जाता है, निर्वाचन, दूसरा योग्यताएं क्या है, इन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। योग्यताएं और लास्ट में शक्तियां एवं कार्य क्या है, इस पर चर्चा होगी। बाद में एक वीडियो में आपके साथ चर्चा होगी स्पीकर की। इस स्पीकर पर एक अलग से प्रश्न आता है। तो यहाँ हम आप देखें कि निर्वाचन कैसे किया जाता है। इससे पहले हम योग्यता देखते हैं। योग्यता, जिस तरह हम लोगों ने राज्यसभा में योग्यता का अध्ययन किया था कि वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा में हम लोगों ने देखा था कि 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। तो इसमें लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, है ना। 25 वर्ष हमको कंपैरेटिवली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 25 वर्ष कहाँ पर है। एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यों में विधानसभाओं के लिए अगर आप इलेक्शन में स्टैंड करना चाहते हैं तो प्रतिनिधियों को 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। तीसरा वही कॉमन है, लाभ का पद न हो, और नेक्स्ट है मानसिक स्तर उसका सही हो, पागल एवं दिवालिया न हो। तो ये तो इसकी योग्यताएं हैं। इसके अलावा आप देखिए निर्वाचन कैसे होता है। तो सभी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो डायरेक्ट जो है निर्वाचन में प्रतिभाग करते हैं, और इस तरीके से ये जो 543 सदस्य हैं वो हमारे चुन करके आते हैं। आगे हम आप देखते हैं अब जो मेन फंक्शन है कि शक्तियां एवं कार्य क्या है। इसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि हमारी संसद का जो लोकसभा है ये सबसे प्रभावशाली जो है सदन है। लोकसभा, अगर हम ये कहें कि देश में संसद की बहुत प्रभावी भूमिका है, तो वहीं साथ साथ हमें ये याद रखना है कि संसद में जो लोकसभा है उसकी बहुत ही प्रभावी भूमिका है। अगर हम संसद लोकसभा को ही कह दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारी जो पावर्स हैं वो हमारी लोकसभा में मोस्टली वेस्टेड है। तो आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा करते हैं कि लोकसभा को विधायी शक्तियां क्या क्या प्राप्त। तो जब हम विधायन की बात करते हैं और कानून निर्माण की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि ये जो 4 तरह के जो विधायक आपके विधेयक हैं उन विधेयकों को देख करके पोजीशन किस तरह की है। पहला हम देखते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को लेकर के भी हमारी जो लोकसभा है उसकी स्थिति राज्यसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। साधारण विधेयक
और संविधान में संशोधन विधेयक, इनको लेकर जो कहा जाता है कि दोनों विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति लगभग समान है। लेकिन जहां तक साधारण विधेयक का सवाल है, तो साधारण विधेयक को लेकर वो बात सही है कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल आप देखते हैं कि साधारण विधेयक को जो राज्यसभा है वो 6 माह से अधिक समय तक नहीं रोक सकती, एक बात। दूसरी बात आप देखें कि लोकसभा अगर साधारण विधेयक को लेकर कोई विवाद की स्थिति खड़ी होती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन में जाहिर है कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि ज़्यादातर जो संयुक्त अधिवेशन द्वारा साधारण विधेयक पारित होते हैं वो मोस्टली जो है लोकसभा के फेवर में पारित हो जाते हैं। तो आप देखें कि साधारण विधेयकों को लेकर लोकसभा की स्थिति राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती है। संविधान में संशोधन विधेयक, इसमें लगभग समान स्थिति प्राप्त है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि वित्त एवं धन विधेयकों को लेकर, वित्त एवं धन विधेयक में जो हमारी लोकसभा है उसमें एक तरफा जो है बहुत अधिक शक्तियां लोकसभा को प्रदान की गई हैं। वित्त एवं धन विधेयक पहले जो है प्रस्तावित किए जाएंगे लोकसभा, कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे? इवन वित्त एवं धन विधेयकों को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। एक तो ये शक्ति दी गई। इसके अलावा कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वित्त एवं धन विधेयकों पर पूरा प्राधिकार लगभग लोकसभा का है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक वित्त एवं धन विधेयकों को रोक सकती है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रस्तावित होने का अधिकार लोकसभा को दिया गया, और बाद में जब ये लोकसभा द्वारा पारित हो जाएगा तो राज्यसभा ओनली जो है 14 डेज तक डिले कर सकती है। आफ्टर 14 डेज 14 दिन के बाद उसका सिंगल ऑपरेशन हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि वो विधेयक जो है राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें वित्त एवं धन विधेयकों को लेकर के जो हमारी लोकसभा है इसको बहुत ही प्रभावी अधिकार प्रदान किए गए। इसके अलावा देखें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, लोक लेखा समिति, इसके निर्माण में भी लोकसभा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जो लोक लेखा समिति का निर्माण होता है तो उसमें लोकसभा से अधिक सदस्यों को चुना जाता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी जो रिपोर्ट है वो बाकायदे लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप देखें ये बात अलग है कि राज्यसभा में भी उन पर चर्चा होती है, लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ लोकसभा को बहुत अधिक स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है कार्यपालकीय शक्तियां। कार्यपालकीय शक्तियों को लेकर के भी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालकीय शक्तियों में कौन सी शक्तियां आती हैं, इसे हम कैसे एग्जामिनेशन तक इनको अपनी मेमोरी में रख सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, तो मंत्रिमंडल पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी लोकसभा मंत्रिमंडल पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बाकायदे प्रश्न पूछकर मंत्रियों से, निंदा प्रस्ताव लाकर या बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर के मंत्रिमंडल को भंग कराने के लिए पूरा प्रयास कर सकती है। तो इन दैट केस आप देखें जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं वो पूरी तरह से लोकसभा को प्राप्त हैं। जब हम अगर तुलनात्मक इसका अध्ययन करें लोकसभा और राज्यसभा का, तो वहाँ हमें ये लिखना होगा
कि इस कार्यपालिकी जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा की बहुत ही क्षीण, बहुत ही कम है ना। केवल राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं पारित कर सकते। तो पता लगा मंत्रिमंडल पर जो नियंत्रण करने का काम है, कार्यपालिका पर जो नियंत्रण का काम है, वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि बाकायदे जो हमारे राष्ट्रपति वगैरह की नियुक्ति है, तो इसको हम अलग भी कॉलम में रख सकते हैं कि नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, इवन लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्यों की महती भूमिका रहती है। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ लोकसभा की लगभग राज्यसभा के समान है। इसके अलावा आप देखें कि नीतियों के निर्माण में ज़्यादातर लोकसभा का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ वित्तीय शक्तियाँ, अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि वित्तीय शक्तियों को लेकर के लोकसभा का स्टेटस क्या है। ब्रिटेन की कॉमन सभा की तरह हमारी भी जो लोकसभा है उसको वित्तीय शक्तियाँ अधिक प्रदान की गई हैं। अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की है कि किस प्रकार से वित्त एवं धन विधेयक वो पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाए, राज्यसभा में प्रस्तावित करने का प्रावधान नहीं है, केवल बाद में एज ए फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के तहत राज्यसभा में वित्त एवं धन विधेयक वहां पर पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, और इवन लोक लेखा समिति जो वित्तीय प्रावधानों को मोस्टली जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। तो इस तरह से आप देखें कि जो लोकसभा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें वित्तीय प्रावधानों को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आप देखें कि जो हमारी लोकसभा है इसके अतिरिक्त इसकी क्या शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव ये भी मोस्टली लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। बाद में राज्यसभा के सदस्य इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि नियुक्ति संबंधी शक्तियां बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम ये देखें कि राज्यसभा और लोकसभा में या राज्यसभा को कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है, तो मैंने अभी पीछे आपके साथ लेक्चर में शेयर किया था कि ये दो आर्टिकल हमें याद रखने हैं, 249 और 312। राज्यसभा को इस 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यों के नाम परिवर्तन है ना, या राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची में शामिल कर देने संबंधी प्रस्ताव ये राज्यसभा इसमें पहल करेगी और बाद में संसद इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कानून को अंतिम रूप दे देगी। नेक्स्ट 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। कंपटीशन में ये दोनों आर्टिकल्स सिविल सर्विस में सब जगह बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें हमें याद रखना है। 312 के अंतर्गत जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव वो दे सकती है संसद को। संसद माने लोकसभा और राज्यसभा मिल करके फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक को लाएंगे और वो बाकायदे अधिनियम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि दोनों में जो पहल का राइट है स्टार्टिंग पे वो राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं। वैसे ओवरऑल आप देखें कि अगर हम ये कहें कि देश में संसदीय शासन प्रणाली के 3 अंग हैं और लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन हैं, तो जो राज्यसभा है वो एक तरह से दुर्बल सदन है। सारे के सारे उत्तरदायित्व वो पूरी तरह से लोकसभा को ही हैंड ओवर कर दिए गए।
संविधान सभा में जब राज्यसभा यानी द्वितीय सदन को लाने के बारे में चर्चा पर चर्चा हो रही थी, तो हमारी प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि जब सारे काम लोकसभा कर रही है तो आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि राज्यसभा के अस्तित्व को बनाना या इसका निर्माण करना लगभग गैर जिम्मेदारी जैसा मुझे स्टेप लगता है। तो फिलहाल में बाद में सर्वसम्मति बनी पूरी संविधान सभा में, और ये हुआ कि भाई एज ए ब्रेकर के रूप में हम राज्यसभा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही योग्य लोग रहेंगे राज्यसभा में। तो अगर जल्दी में कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो करके सीधे सीधे राष्ट्रपति के साइन के उपरांत वो अगर अधिनियम का रूप ले लेगा तो कहीं गलत कानून ना बन जाए। तो सीनियर्स जो बहुत अनुभवी लोग हैं उनके लाभों को लेने के लिए राज्यसभा का सृजन किया गया, क्योंकि आपको पता है जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो अपने क्षेत्र के बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, है ना। और इसके अलावा जो विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं तो वो भी ज्ञानी होते हैं, और आफ्टर ऑल ऐसे लोगों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं जो खास करके अनुभवी होते हैं कानून निर्माण के क्षेत्र में। तो इस तरह से आप देखें कि राज्यसभा के अस्तित्व को बनाए रखा गया। लेकिन जहाँ तक बात आती है समीक्षा की, तो फिर हम ये पाते हैं कि वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में जिस तरह से संसद का देश में स्थान है और संसद के फ्रेमवर्क के अंतर्गत उतना ही महत्वपूर्ण स्थान लोकसभा को प्रदान किया गया है। लोकसभा पूरी संसदीय शासन प्रणाली की जननी आप मान लीजिए। तो आफ्टर ऑल आप देखें बल्कि कई मामलों में ब्रिटेन की कॉमन सभा से भी ज़्यादा प्रभावी हमारी जो है लोकसभा को बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें कानून निर्माण में और खासकर मंत्रिमंडल के नियंत्रण को लेकर के लोकसभा को जो स्थान प्रदान किया गया है वो स्थान जो है राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा केवल साधारण प्रश्न पूछ करके मंत्रियों पर दबाव बनाने का काम कर सकती है, लेकिन उन्हें पद से हटाने का, पद अवनीत करने का अधिकार ये राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि जो हमारी लोकसभा है इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब प्रश्न ये उठता है, ये लोकप्रिय सदन है और आफ्टर ऑल संसदीय शासन प्रणाली को ये परिभाषित करता है। लोकसभा का जो गौरवपूर्ण जो स्थान है वो बाकायदे संसदीय शासन प्रणाली को भी प्रमाणित करता है, इस सेंस में कि कार्यपालिका का जो वास्तविक नियंत्रण वाला काम है वो लोकसभा करती है, ना कि राज्यसभा करती है। इसके अलावा आप देखें कि लोकसभा ने बाकायदे, इसके अलावा एक प्रश्न और शक्तियों में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पब्लिक प्रश्न, जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को भी जो है हमारे इसमें लोकसभा में स्थान दिया जाता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जो लोक समस्याएं और जन समस्याएं हैं जनता